आपने एक एक्यूज को पकड़ा, आपने उसकी टेंड कर दी, एसपी साहब ने कहा कि जी नहीं की, तो कितना मुश्किल है आप उसकी एक और तस्वीर हमें दे दें। केस का सीआईए के हवाले कर दिया जाना। चोर बड़ा होता है या डकैत बड़ा होता है? डकैत बड़ा होता है। अगर पुलिस चोर है ना तो सीआईए डकैत है। जो इनका तरीका वारदात है वो पुलिस से भी ज्यादा घटिया है। जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर भी तो 109 ही लगी थी। जब 109 लग जाती है तो उसकी सजा भी उतनी है जितनी असल जुर्म की है। आप इस सारे मामले में एक मुनफरिद और एक दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? पहले जरा प्रिसाइजली ये बताइए। 10 बजे वकूआ हुआ रात को, 11:45 पे पर्चा हो गया। अब कौन थे नॉमिनेटेड एफआईआर में? तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम। तो सबसे पहले तो इनको पकड़ना था, लेकिन उनको भगा दिया। और पकड़ के इनको लिया जो मौका वारदात पे भी नहीं, जो दोस्त हैं बाहर से आए हैं, उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर डाल के बैटमेंट में डाल कर लो जी, घसीटियां देना शुरू कर दी। अभी एहसन शाह पुलिस की हिरासत में है। जो एसपी साहब हैं आफ्ताब पहलवान साहब, वो ये कहते हैं कि हमने उसके बाल नहीं उतारे सर के, टिंड नहीं की हमने। आपने एक एक्यूज को पकड़ा, आपने उसकी टिंड कर दी, टिंड करने के बाद आपने उसकी तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पे चढ़ा दी। अब बात आ गई एसपी साहब की। वो कह रहे हैं कि नहीं की तो नहीं की। एसपी साहब ने कहा कि जी नहीं की, तो कितना मुश्किल है आप उसकी एक और तस्वीर हमें दे दें। जो एफआईआर हुई है उसमें जो दफात लगी हैं, उन दफात के तहत अगर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो तीफी भट्ट को कितनी और क्या सज़ा हो सकती है? सहूलतकारी की या नामालूम अफराद के नाम पर एहसन शाह को कितनी हो सकती है? 302 ही इसमें मेन जुर्म है। 302 की सजा है कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन 302 तो डायरेक्टली लगेगी नहीं ना इन पर, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे कत्ल में, मशवरा देने या सहूलतकारी में। 302 का मतलब है कि कत्ल हो गया, कत्ल की सजा आ गई। उसके साथ लग गई 34 और 109। 34 उनके लिए लगी जो मौके पर मौजूद थे, 109 उनके लिए लगी जो कॉन्स्पिरेसी और बैटमेंट में थे। अब जब 109 लग जाती है तो उसकी सजा भी उतनी है जितनी असल जुर्म की है। जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर भी तो 109 ही लगी थी। असल कत्ल के अंदर तो वो मुलव्वस नहीं था, कॉन्स्पिरेसी के अंदर डाल के 109 लगाकर बैटमेंट के अंदर ही उसको फांसी दी गई है ना। जो भी मुलजमान इसमें होंगे, अगर मुजरमान होते हैं, साबित होता है कि वो इसके अंदर शामिल थे, ये क्लियर हो जाता है पूरे जुडिशल सिस्टम को कि वाकई ये मुजरमान हैं, तो उनको सजा होगी। अगर साबित हो जाता है कि एहसन शाह वाक़अतन सहूलतकार था और मुखबरी की उसने, तो उसके ऊपर क्या दफ़ा लगेगी और वो क्या? 109 अबैटमेंट, इसके ऊपर यस। और जब 109 लग गई तो 109 के साथ 324 और 302 तो उसका हिस्सा है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन टीम्स का बदलना, केस का सीआईए के हवाले कर दिया जाना, आपको लगता है कि ये खुश आइंद फैसला है या फिर इसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये हो रहा है, या फिर इस केस को मज़ीद फेयर करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को फेयर करने के लिए बार बार इन्वेस्टिगेशन टीम्स को चेंज किया जा रहा है? आपका तजर्बा क्या कहता है? चोर बड़ा होता है या डकैत बड़ा होता है? डकैत बड़ा होता है। अगर पुलिस चोर है ना तो सीआईए डकैत है। इन्वेस्टिगेशन इनकी पुलिस की निस्बत अच्छी है, लेकिन जो इनका तरीका वारदात है वो पुलिस से भी ज्यादा घटिया है। और ये वो लोग मेरी बात को समझेंगे जिनका टाकरा हुआ आज तक सीआईए के साथ, कि सीआईए इनके साथ करती क्या। इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए, इससे फर्क पड़ता है। आपकी भी एक नीच है पर्टिकुलर, आप पुलिस के खिलाफ, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी हिस्ट्री है कि आप काम करते हैं। इन दैट सेंस आप इसी चीज़ को, अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड को तो परसू नहीं कर रहे कि खामखा एक ज़ाहिर एक चीज़ बनी हुई है कि पुलिस के खिलाफ बोलता है एडवोकेट अब्दुल मतीन, तो इस मरतबा भी बोल रहा है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये है कि हम हर जुल्म के ऊपर बोलते हैं कि यार ये गलत हो रहा है। बिल्ला ट्रक्का वाला, उसके बाद टीपू ट्रक्का वाला, फिर ये बलाज टीपू, ये जो भी इनके साथ हुआ ये इसीलिए हुआ कि हमारा पुलिस सिस्टम भी वीक था, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी वीक था। उसको ठीक करने के लिए हमें इस्लाहात करनी पड़ेंगी। आप समझते हैं कि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो फेयर नहीं है, या पुलिस का सीआईए का जो रवैया है वो नामुनासिब है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना नहीं है। इस एफआईआर में 6 मुल्ज़मान, 2 नामजद, 4 नामालूम। आप नामालूम को पकड़ रहे हैं, जो नामजद हैं वो कहाँ पे हैं, उनको पकड़े। उनके लिए इंटरपोल बनाया गया कि उनको बाहर से बिरूने मुल्क से गिरफ्तार किया जाए। भाग कैसे गया? 1 घंटा 45 मिनट में पर्चा हो गया तो अगले 1 घंटे में बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता था। 9 मई के वाकयात में किस तरह इन्होंने पीटीआई वर्कर्स को पकड़ा, वहां पर तो इनकी बड़ी एफिशिएंसी थी कि रातों रात मुल्ज़मान पकड़े गए। यहाँ पर मुल्ज़मान को पकड़ते हुए क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि 11:45 में पर्चा हुआ, 11:50 पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नामजद मुल्ज़मान को कि तुसी भाग जाओ। आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरपोल का बनना ये महज एक लॉलीपॉप है, तीफी भट्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? देखिए, इंटरपोल तो पहले ही बनी पड़ी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर से बढ़ जाएगा। तीफी और गोगी भट्ट इसलिए भाग गई क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर पब्लिक प्रेशर से ज्यादा था, तो उस पॉलिटिकल प्रेशर ने डिपार्टमेंट को मजबूर कर दिया उनको भगाने पर, वो भाग गए। इस पर्टिकुलर केस पर एक मुख्तलिफ, एक मुनफरिद और एक दिलचस्प राय जो कि फैक्ट्स पर बहरहाल मबनी है कि एहसन शाह अगर मुल्जिम है तो उसका फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, लेकिन उसकी जग हंसाई ना की जाए। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।